नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू एवरीवन? फाइन। नाउ स्टूडेंट, ऑलरेडी हमने हमारा कोर्स है वो कंप्लीट हो गया है और हमने एक सेशन हमारे व्याकरण का भी ले लिया जिसमें हमने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण देखा था। राइट नाउ स्टूडेंट, आज हम करेंगे कुछ नया ही, यानी कि हमने ऑलरेडी हमारे निबंध, वार्ता, दैट मीन्स की कहानी, पत्र, वो सब कुछ एक बार कर लिया है। राइट तो इस बार हम करेंगे अपठित गद्यांश। तो ये क्या होता है अपठित गद्यांश? तो स्टूडेंट, आप लोग जैसे इंग्लिश में कंपैरिजन करते हैं, जैसे कि एक पैराग्राफ होता है और उसके नीचे क्वेश्चन आंसर होते हैं। राइट वही राइट अपठित गद्यांश। तो आज हम लोग करेंगे अपठित गद्यांश, जिसका मैंने पीपीटी थ्रू वीडियो बनाया है और वो आप लोगों को प्रॉपर देखना है कि उसमें मैंने सारी बातें समझाई कि अपठित गद्यांश क्या है, पद्यांश क्या है, उसको कैसे सोल्व करते हैं, उसको कैसे रीड करते हैं। राइट नाउ स्टूडेंट, तो चलो देखते हैं हम हमारा वीडियो। हेलो स्टूडेंट, हिंदी। नाउ स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हमने हमारा एक ग्रामर का टॉपिक किया था। आज हम करेंगे अपठित गद्यांश। क्या करेंगे? अपठित गद्यांश। तो आपको लगेगा कि अपठित गद्यांश क्या है, तो सबसे पहले हम लोग उसके बारे में जानते हैं और फिर हम लोग इस बार ये सोल्व करेंगे। राइट तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर हमें कुछ अपठित गद्यांश के बारे में कहा गया है। आप लोग जानते हैं कि एक प्रकार का एक पैराग्राफ होता है या छोटा सा लेसन टाइप और उसके नीचे उसके क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं। राइट तो उसको हमें सोल्व करना होता है उस पैराग्राफ के अंदर से देख देख के। तो ये वही है अपठित गद्यांश। तो बच्चों, अपठित का अर्थ है वह पाठ, अपठित का अर्थ है वह पाठ या संदर्भ जो छात्र की आंखों के सामने से पहले कभी भी न गुजरा हो। राइट हमारे सामने से कभी भी वो नहीं गुजरा हो, उसे कहते हैं अपठित गद्यांश। ऐसे अपठित गद्यांशों या पद्यांशों के मूल भाव को समझने के लिए दिमाग पर बल देना पड़ता है। सबसे पहले यहाँ पर ये देखें कि वह पाठ जो छात्र की आंखों के सामने से ना गुजरा हो, दैट मीन्स कि आपकी बुक का कोई लेसन नहीं। राइट आपकी कोई बुक का लेसन नहीं, बट कोई उस दूसरी ही बात है, उसका एक पैराग्राफ है और उसको आपको सोल्व करना है जो आपकी आंखों के सामने कभी भी गुजरा ना हो। राइट तो ऐसे अपठित गद्यांश या पद्यांश। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गद्यांश एंड पद्यांश? गद्यांश किसे कहते हैं और पद्यांश किसे कहते हैं? तो देखो, गद्यांश यानी कि कोई भी लेसन, कोई भी पाठ હોય છે ई। राइट और पद्यांश यानी कि कोई भी काव्य। कई बार ऐसा भी आता है कि कोई एक काव्य दिया है और उस काव्य के अंदर से कोई भी प्रश्न पूछे गए होते हैं तो हमें उसके आंसर लिखने होते हैं। तो अपठित गद्यांश भी हो सकते हैं और पद्यांश भी हो सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मूल भाव को समझने के लिए दिमाग पर बल देना पड़ता है। हमें ये दोनों सीखने समझने के लिए हमें थोड़ा दिमाग पर बल देना पड़ता है। यह एक प्रकार की मानसिक कसरत है, यानी कि ये एक हमारे दिमाग को एक्सरसाइज कराने का काम करवाती है। देखो, हम कई बार ऐसा होता है कि कोई भी, जैसे कि मैथमेटिक्स में कैसे हम लोग कोई ऐसा सोल्व करते हैं कोई भी सम जो हमारे दिमाग को बहुत एक्सरसाइज करवाता है। राइट तो उसी तरह ये अपठित गद्यांश होते हैं, पद्यांश होते हैं, वो एक प्रकार की हमारी दिमाग की एक्सरसाइज ही करवाता है। राइट क्योंकि हमें पूरे पैराग्राफ को रीड करना होता है और फिर हमें उसके आंसर ढूंढने होते हैं। देखो बच्चों, अपठित गद्यांश या पद्यांश के प्रश्नोत्तर यानी कि प्रश्नों के उत्तर, यहाँ पर प्रश्न और उत्तर साथ में दिया है। अपठित गद्यांश या पद्यांश के प्रश्नोत्तर यानी कि उसके प्रश्नों के उत्तर देने के पूर्व यानी कि पहले कुछ बातों की ओर ध्यान देना चाहिए। क्या करना चाहिए हमें कि अगर हम लोग ये गद्यांश होगा या पद्यांश तो हम उसके प्रश्नों के उत्तर देंगे तो हमें कुछ बातों की ओर ध्यान देना जरूरी है। देखो कैसे? तो सबसे पहले तो क्या होगा कि सबसे पहले जो गद्यांश है तो आप लोग आराम से उसके आंसर लिख सकते हैं, बट पद्यांश होगा यानी कि कोई काव्य होगा
तो काव्य के लिए क्या करना होगा कि उस काव्य के अर्थ को समझना होगा और फिर हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं, राइट। बिना हम काव्य के समझने के बिना हम लोग उसके आंसर दे सकते नहीं। इसीलिए तो यहाँ कहा है कि प्रश्नों के मूल भाव को समझना पड़ेगा, राइट, फिर ही हम लोग उसके आंसर दे सकते हैं। तो देखो उसके लिए हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है कि दिए गए अपठित गद्यांश या पद्यांश को कम से कम 3 बार पढ़ना चाहिए। कितनी बार पढ़ना चाहिए? 3 बार, ताकि फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे तो हमें फटाफट उसके आंसर मिल जाएंगे, राइट। दूसरा देखो, मूल विचारों, भावों और शब्दों को रेखांकित करना चाहिए। यानी कि पूरा जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ में हमें मूल विचार, उसके अंदर कौन सी बात की है, भाव और शब्द के नीचे हमें रेखांकित करनी चाहिए, राइट। कोई भी पैराग्राफ है तो उसके मूल विचार क्या है, उस अगर काव्य होगा तो काव्य हमें क्या विचार देना चाहता है, उसके ऐसे शब्द कौन से हैं तो उनके नीचे हमें लाइन करते रहनी चाहिए, राइट। देखो सबसे पहले प्रश्न का उत्तर परिच्छेद में ही ढूंढकर रेखांकित करना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर परिच्छेद में ही ढूंढकर रेखांकित करना चाहिए। देखो सबसे पहले क्या है कि परिच्छेद क्यों कहा है? परिच्छेद यानी कि पैराग्राफ में, राइट। जैसे कि हमने बात की कि अगर पद्यांश होगा तो वो तो एक काव्य के स्वरूप में होगा, तो हमें क्या करना होगा? काव्य के स्वरूप में तो हम लोग नहीं लिख सकते आंसर। हम लोग हमारी बुक में भी क्या करते हैं कि अगर हमें कोई भी काव्य दिया है, राइट, तो हम लोग उसके आंसर काव्य के रूप में लिखते हैं नहीं, उसका जो मूल भाव होता है उसके अनुसार हम लोग उसके आंसर लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या दिया है कि प्रश्न का उत्तर परिच्छेद में ही ढूंढकर रेखांकित करना चाहिए। रेखांकित यानी कि लिखना चाहिए, राइट, परिच्छेद में ही, काव्य हो तो भी और गद्यांश है तो भी हमें उसके प्रॉपर आंसर, मूल विचार, भाव, शब्द सब कुछ देखकर लिखना चाहिए। उसके बाद देखते कि सभी प्रश्नों के उत्तर सरल व संक्षिप्त हो। तो सारे प्रश्नों के उत्तर कैसे होने चाहिए? सरल और संक्षिप्त। संक्षिप्त यानी कि शॉर्ट में, टूकू, राइट। संक्षिप्त यानी कि छोटा। देखो कोई भी पैराग्राफ ही एकदम छोटा है तो हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर है वो बड़े बड़े लिख सकते नहीं। एक ये पूरे पैराग्राफ का एक क्वेश्चन होगा नहीं, राइट। सभी प्रश्नों के उत्तर सरल व संक्षिप्त हो। अनावश्यक या अपनी ओर से शब्द जोड़कर उत्तर न लिखिए। खासकर जो हमें पैराग्राफ दिया है उस पैराग्राफ में से ही हमें उत्तर लिखने होते हैं, राइट। अगर हमें कोई अलग शब्द पूछा है तो बात अलग है, नहीं तो हम अपने तरीके से कोई भी उत्तर उसमें जोड़ के लिख सकते नहीं है, राइट। एक बार वापस ये फटाफट कर लेते हैं। क्या है कि अपठित का अर्थ है वह पाठ या संदर्भ जो छात्र की आंखों के सामने से पहले कभी न गुजरा हो। ऐसे अपठित गद्यांश या पद्यांशों के मूल भाव के समझने के लिए दिमाग पर बल देना पड़ता है। यह एक प्रकार की मानसिक कसरत है। बच्चों, अपठित गद्यांश या पद्यांश के प्रश्नोत्तर देने के पूर्व कुछ बातों की ओर ध्यान देना आवश्यक है। दिए गए अपठित गद्यांश या पद्यांश को कम से कम 3 बार पढ़ना चाहिए। मूल विचारों, भावों और शब्दों को रेखांकित करना चाहिए। प्रश्न का उत्तर परिच्छेद में ही ढूंढकर रेखांकित करना चाहिए। सभी प्रश्नों के उत्तर सरल व संक्षिप्त हो। अनावश्यक या अपनी ओर से शब्द जोड़कर उत्तर नहीं लिखे, राइट। तो ये पूरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, राइट। नाउ स्टूडेंट, अभी हमारा ये पैराग्राफ है उसको हम लोग देखते हैं, राइट। ये हमारा पैराग्राफ है ना, क्योंकि वो परिच्छेद क्या कहा, गद्यांश को कम से कम 3 बार पढ़ना चाहिए। सबसे पहले हम लोग इस गद्यांश को देखेंगे, रीड करेंगे और समझेंगे, राइट। सबसे पहले हम लोग चलो शुरुआत करते हैं, राइट, कि माँ एक ऐसा शब्द जो सुनने वाले के कानों में मिठास घोल देता है। माँ कैसा शब्द है? माँ ऐसा शब्द है जो सुनने वाले के कानों में मिठास घोल देता है। प्यार की वह पुलक जगा देता है जो उसने अपनी माँ के नज़दीक रहकर
पाई है, प्यार की वह पुलक जगा देता है, यानी कि एक प्रकार की दिल के अंदर एहसास जगा देता है, राइट। जो अपनी माँ के नज़दीक रहकर पाई है, जो हम हमारी माँ के पास रहते हैं तो उसका एक एहसास कैसा होता है उसको जगा देता है, राइट। माँ का वह स्नेह से भरा स्पर्श हर व्यक्ति को जीवन भर याद रहता है। अगर अभी हम तो छोटे हैं बट हमारे मम्मी पापा है वो भी होंगे तो उसको भी अपने मम्मी पापा का प्यार स्नेह सब कुछ वो हमेशा जीवन भर याद रहता है, राइट। ये लाइन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट कि माँ का वह स्नेह से भरा स्पर्श हर व्यक्ति को जीवन भर याद रह जाता है, राइट। कोई भी व्यक्ति होगा, कोई भी, बड़ा छोटा, पैसे वाला गरीब, कोई भी व्यक्ति हो, बट उसको अपनी माँ का स्नेह से भरा स्पर्श यानी कि प्रेम से भरा हुआ स्पर्श यानी कि छूना हर व्यक्ति को जीवन भर याद रहता है। माँ वह शब्द है जो व्यक्ति को हल्की सी ठोकर लगने पर भी याद आता है। अगर हमें कुछ भी जीवन में ठोकर लगती है तो हमें सबसे पहले कौन याद आता है? हमारी माँ याद आती है, राइट। अगर हमें कहीं भी जीवन में कोई भी मुश्किल आती है तो हमें सबसे पहले हमारी माँ याद आती है। माँ वह शब्द है जो व्यक्ति को हल्की सी ठोकर लगने पर भी याद आता है। मुंह से सिसकारी से के रूप में निकलता है। जैसे कि अगर हम लोग गिरते गिरते बच जाते तो हम लोग कहते ना ओ माँ, करते ना ओ माँ, ऐसा। तो मुंह से सिसकारी से रूप में निकल आती है, राइट। सिसकारी के रूप में वो शब्द माँ के नाम का एक शब्द निकल आता है और व्यक्ति को सुकून देता है। हम हमारी माँ का नाम लेते हैं और हमारे एकदम सुकून आ जाता है, राइट। माँ प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का आधार है। माँ क्या है? प्रत्येक व्यक्ति का जीवन का आधार है। व्यक्ति को सुकून तो देता है। माँ की कोई भी बात है, अगर जैसे कि हमें कहा कि अगर हमें एक ठोकर लगती है तो भी माँ कैसे हमें एकदम याद रह जाती है, राइट। हमारे मुंह से माँ की नाम की पुकार निकल जाती है तो वो शब्द हमारे मन को सुकून देता है। माँ प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का आधार है। दरेक के जीवन का मुख्य आधार कौन है? माँ है। कौन है? माँ का प्यार बच्चे के लिए औषधि की तरह है जो बच्चे के जीवन को स्वस्थ रखता है। यानी कि माँ का प्यार कैसा है? हमारे लिए एक औषधि यानी कि क्या होगा? दवाइयाँ, राइट। तो कोई भी अगर हमें कुछ लगा है, अगर हमारी माँ है हमें ऐसे एकदम प्यार से स्नेह से हमें स्पर्श करके हमें કહી દે ना કે ઓ મારા દીકરાને વાગી ગયું એવું કહે ને તો આપણને આપણા માટે એક દવાનું કામ કરે છે, રાઈટ। એવો એક માતાનો જે સ્પર્શ ભર્યો અવાજ છે આપણા માટે એક ઔષધિનું કામ કરે છે। वही औषधि हमारे जीवन को स्वस्थ रखती है, राइट। अगर हमें कहीं भी मुश्किल है तो हमारे माँ द्वारा जो हमें औषधि मिलती है, माँ के रूप में, जो उसके स्पर्श में, उसके प्यार में, उसके स्नेह में जो हमें औषधि मिलती है वो एक जीवन को स्वस्थ करती है, स्वस्थ रखती है, सुविकसित करता है। और उससे क्या होता है? सुविकसित यानी कि हमारे जीवन को विकास की ओर ले जाता है, राइट। और हमारा जीवन विकसित कर देता है। माँ ममता का वह रूप है जो अपनी कोमल भावनाओं से बच्चों का पालन पोषण करती है। माँ ममता का वह रूप है जो भावनाओं से बच्चों का पालन पोषण करती है। माँ के पास ऐसी भावना है, उसका ऐसा प्यार भरा स्नेह है, उसकी ममता है जिससे बच्चों का पालन पोषण वो करती है। उसकी भावनाएं समझती है, दुख कष्ट को दूर करने का प्रयास करती है। माँ होती है वो हमेशा बच्चों के दुख कष्ट को दूर करने का प्रयास करती है। माँ अपने बच्चे को स्वावलंबी बनाना सिखाती है। स्वावलंबी यानी कि अपने खुद पर कोई भी काम कर सके उसको कहते हैं स्वावलंबी, राइट। दूसरों पर भरोसा नहीं रखते उसको कहते हैं स्वावलंबी। अपने पैरों पर खड़ा रहना सिखाती है, उन्हें सन्मार्ग की ओर ले जाती है, इसलिए वह पूजनीय है। देखो, अपने पैरों पर
खड़ा रहना सिखाती है। माँ होती है वो, अगर कुछ हमसे कार्य नहीं होता तो वो कैसे कहती है कि नहीं तुम ही करो, ये क्यों नहीं होता, राइट। तो वहाँ पर भी क्या होता है कि उसका स्नेह भरा प्यार हमें अपने पैरों पर खड़ा रहने की एक बात सिखाती है और उन्हें सन्मार्ग की ओर, सन्मार्ग यानी कि सही मार्ग, कभी किसी की भी मान ऐसी नहीं होगी कि जो अपने को बुरे मार्ग पर ले जाए, राइट। अच्छे मार्ग पर ले जाने के लिए माँ हमें प्रेरित करती है। इसलिए माँ कैसी है, पूजनीय है। कैसी है, पूजनीय, राइट। देखो यहाँ पर ये मैंने समझाया है एक एक लाइन, इसलिए थोड़ा सा स्लोली लिया है। हमें सबसे पहले क्या कहा गया था कि इस गद्यांश को कम से कम 3 बार पढ़ना चाहिए। हम लोग 2 बार पढ़ेंगे। एक बार मैंने आप लोगों को पूरी बातें समझाई, इसके अंदर जो जो भी हार्ड वर्ड्स थे उसका हमने मीनिंग समझा। अभी हम लोग एक बार इसके एक बार सारा पूरा रीड कर लेते हैं, क्योंकि रीड किया होगा तो हम लोग उसके जो क्वेश्चन आंसर कोई भी है उसको सोल्व कर सकेंगे, राइट। माँ एक ऐसा शब्द जो सुनने वाले के कानों में मिठास घोल देता है, प्यार की वह पुलक जगा देता है जो उसने अपनी माँ के नज़दीक रहकर पाई है। माँ का वह स्नेह से भरा स्पर्श हर व्यक्ति को जीवन भर याद रहता है। माँ वह शब्द है जो व्यक्ति को हल्की सी ठोकर लगने पर भी याद आता है, मुंह से सिसकारी के रूप में निकलता है और व्यक्ति को सुकून देता है। माँ प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का आधार है। माँ का प्यार बच्चे के लिए औषधि की तरह है जो बच्चे के जीवन को स्वस्थ रखता है, सुविकसित करता है। माँ ममता का वह रूप है जो अपनी कोमल भावनाओं से बच्चों का पालन पोषण करती है, उसकी भावनाएं समझती है, दुख कष्ट को दूर करने का प्रयास करती है। माँ अपने बच्चे को स्वावलंबी बनाना सिखाती है, अपने पैरों पर खड़ा रहने सिखाती है, उन्हें सन्मार्ग की ओर ले जाती है, इसलिए वह पूजनीय है, राइट। तो यहाँ पर हमने ये पैराग्राफ 2 बार एकदम ठीक से समझ लिया। नाउ अभी ये हमारी पूरी एक्सरसाइज है, राइट। हमने ये पैराग्राफ रीड किया ना, उसमें से ये पूरी एक्सरसाइज हमें रीड करनी है, राइट। देखो कैसे, तो सबसे पहले हमें प्रश्नों के उत्तर दिए हैं 3, राइट। कौन कौन से, सबसे पहला है हर व्यक्ति को जीवन भर क्या याद रहता है, हर व्यक्ति को जीवन भर क्या याद रहता है। तो देखो यहाँ पर हमारे पैराग्राफ में देखते हैं कि हर व्यक्ति को जीवन भर क्या याद रहता है। तो हर व्यक्ति को जीवन भर याद रहता है, क्या याद रहता है, माँ का वह स्नेह से भरा स्पर्श हर व्यक्ति को जीवन भर याद रहता है। इस तरीके से हमें पैराग्राफ में से आंसर करने होते हैं कि हर व्यक्ति को जीवन भर क्या याद रहता है। तो माँ का वह स्नेह से भरा स्पर्श हर व्यक्ति को जीवन भर याद रहता है, राइट। दूसरा क्वेश्चन देखो, माँ का प्यार बच्चे के लिए औषधि की तरह कैसे है। और थर्ड क्वेश्चन है माँ पूजनीय क्यों है। तो देखो इसके आंसर हम देखते हैं। सबसे पहले पहला वापस करते हैं, राइट। हम लोग एक एक क्वेश्चन करेंगे। हर व्यक्ति को जीवन भर क्या याद रहता है। तो हर व्यक्ति को माँ का वह स्नेह से भरा स्पर्श हर व्यक्ति को जीवन भर याद रहता है। सेकंड वाला क्वेश्चन, माँ का प्यार बच्चे के लिए औषधि की तरह कैसे है। क्योंकि माँ के प्यार से बच्चे का जीवन स्वस्थ और सुविकसित रहता है, इसलिए औषधि की तरह है। क्योंकि माँ के प्यार से बच्चे का जीवन स्वस्थ और सुविकसित रहता है और इसलिए औषधि की तरह है, राइट। इसलिए माँ का प्यार औषधि की तरह है, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। नाउ थर्ड, माँ पूजनीय क्यों है। तो माँ अपने बच्चे को स्वावलंबी बनाना सिखाती है, अपने पैरों पर खड़ा रहना सिखाती है, उन्हें सन्मार्ग की ओर ले जाती है, इसलिए वह पूजनीय है। माँ अपने बच्चे को स्वावलंबी बनाना सिखाती है, अपने पैरों पर खड़ा रहना सिखाती है और उन्हें सन्मार्ग की ओर ले जाती है, इसलिए वह पूजनीय है, राइट। तो ये थे हमारे 3 क्वेश्चन।
राइट। तो हमने उसके क्वेश्चन और आंसर देख लिए। ये आप लोगों को, अगर आप लोग हमारा पैराग्राफ देखेंगे तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि इसी के अंदर से ही सारे क्वेश्चन आंसर है, राइट। नाउ देखो स्टूडेंट, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। हम क्या करेंगे, ये एक समानार्थी शब्द देखेंगे, फिर ये उचित पर्याय को रेखांकित करना है हमें, राइट। और लास्ट वाला क्वेश्चन है कि शब्दों के विलोम शब्द, राइट। तो ये सब कुछ हम लोग लाइन में 1 बाय 1 करते हैं, डन। तो ये पूरा हमारा इस लेसन का क्वेश्चन है, राइट। हमारे जो पैराग्राफ किया उसके ऊपर, डन। तो देखो क्वेश्चन आंसर कर लिया। सेकंड पॉइंट है नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। तो औषधि, तो औषधि का क्या होगा, औषधि का होगा दवाइया, दवाई क्या होगी, दवाई। फिर बच्चा, तो बच्चा का बालक क्या होगा, बालक। माँ तो जननी, राइट, माँ यानी कि जननी। पैर, पैर यानी कि पाँव या तो चरण, हमारे पैर पड़ना, पाँव पड़ना, चरण पड़ना, राइट। तो औषधि यानी कि दवाई, बच्चा यानी कि बालक, माँ यानी कि जननी, और पैर यानी कि पाँव और चरण, राइट। तो ये थे हमारे समानार्थी शब्द। नाउ देखो, नीचे दिए गए पर्यायों से उचित पर्याय को रेखांकित करो। पर्याय यानी कि समान अर्थ वाला। माँ ऐसा शब्द है जो कानों में मिठास घोल देता है या मुंह को कड़वाहट से भर देता है, क्या आएगा, यस, कानों में मिठास घोल देता है। माँ ऐसा शब्द है जो कानों में मिठास घोल देता है। फिर सेकंड वाला देखो, हर व्यक्ति को जीवन भर याद रहता है, उसका मारना पीटना डांटना या स्नेह भरा स्पर्श। हर व्यक्ति को क्या याद रहता है, तो हर व्यक्ति को स्नेह भरा स्पर्श याद रहता है, राइट। फिर थर्ड वाला, माँ प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का आधार है या निराधार, तो आधार है। माँ हर एक के व्यक्ति के जीवन का एक आधार है जिस पर हम लोग डिपेंड हो सकते हैं। माँ अपनी कोमल भावनाओं से बच्चों का पालन पोषण करती है या बिगाड़ देती है, क्या आएगा, यस, पालन पोषण करती है। माँ कभी अपने बच्चे को बिगाड़ती नहीं है, वो हमें ज़्यादा लाड प्यार करती है, वो बिगाड़ना नहीं बट उसका लाड प्यार होता है, राइट। तो नाउ देखो, चलो सभी के आंसर एक बार देख लेते हैं। माँ ऐसा शब्द है जो कानों में मिठास भर देता है, हर व्यक्ति को जीवन भर याद रहता है, स्नेह भरा स्पर्श, माँ प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का आधार है, माँ अपनी कोमल भावनाओं से बच्चों को पालन पोषण करती है, डन। तो यहाँ पर ये समानार्थी शब्द, पर्याय शब्द हमारे कंप्लीट होते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन था हमारा विलोम शब्द। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। हल्की तो भारी, दुख तो सुख, आधार तो निराधार, दूर तो पास, राइट। एकदम इजी है। हल्की तो भारी, दुख तो सुख, आधार तो निराधार, ओके, निराधार आवश्यक, ओके, यहाँ पर निराधार, और दूर तो पास, डन। तो ये थे हमारे विलोम शब्द, ओके। निराधार, रा, यहाँ पर क्या करना है, रा, निराधार, ओके। तो ये थे हमारे विलोम शब्द, डन। नाउ स्टूडेंट, हमने आज एक जो पैराग्राफ किया, जो आप लोगों को सोल्व करना है, क्वेश्चन आंसर और सब कुछ एक्सरसाइज, ओके। थैंक यू एवरीवन। तो देखा स्टूडेंट आपने, कैसा लगा, समझ में आया कि गद्यांश किसे कहते हैं, पद्यांश यानी कि काव्य। जैसे कि मैंने कहा वीडियो में आप लोगों को कि पद्यांश होता है जो काव्य होता है, तो हम उसके क्वेश्चन आंसर काव्य की तरह नहीं लिखते, हम लोग उसको एक परिच्छेद के, एक पैराग्राफ की तरह हम उसके आंसर लिखते हैं, राइट। तो देखा आपने वीडियो, तो उसमें जो क्वेश्चन आंसर थे, जो पर्याय शब्द थे, विलोम शब्द थे, वो सारी आप लोगों को एक्सरसाइज में, यानी कि हमारी इस बार के होमवर्क में, वर्कशीट में होगा, जो आपको डन करना है, ओके। तो एक सुंदर सा परिच्छेद था, एक पैराग्राफ था सुंदर सा, किसके बारे में, हमारी माँ के बारे में, राइट।
तो आप लोगों ने प्रॉपर वीडियो देखा होगा और समझा होगा कि अपठित गद्यांश क्या होता है, राइट। नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर ये हमारा जो ये सेशन था वो कंप्लीट होता है और हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।